Assalamu students, I am Mohammad Sood. This is class number 14 of Introduction to Object-Oriented Programming with Java language. Today topics are control structure of programs, number one, decision making or condition. डिसीजन मेकिंग और कंडीशन के अंदर हम आज जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। बेसिकली जो पांच इफ कंडीशन है या इफ स्टेटमेंट है, जैसे कि इफ है और इफ एल्स है और इफ एल्स है, स्विच स्टेटमेंट है और उसके अलावा कंडीशनल ऑपरेटर है। ये असल में ये पांच तरह की जो है इफ स्टेटमेंट है। लेकिन जो नेस्टेड इफ है ये कोई कोई नई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये एक टेक्निक है कि अगर आप इफ के अंदर एक और इफ इस्तेमाल करते हैं तो उसको नेस्टेड इफ कहा जाता है। ये एक इफ का एक समझ लें एक जाल सा होता है जो इफ विद इन द इफ इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन भी आपको पड़ती है कि जब आप एक इफ लगाते हैं, उसके अंदर कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर उसके अंदर आप एक और कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर वो ये काम किया जाए। तो इफ विद इन इफ दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से नेस्टेड इफ लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट है sarmosood.com उसे आप एक्सेस करें और यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड के अंदर आपके पास है ऊप विद जावा, इस पर क्लिक कीजिए और चैप्टर नंबर 6 को हम पढ़ रहे थे, डिसीजन मेकिंग इन जावा, इसकी फ़ाइल को व्यू, इस चैप्टर को व्यू कीजिए। तो जनाब यहाँ पर देखें अभी तमाम इफ़ पढ़ चुके हैं। सिंपल इफ़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, उसके बाद इफ़ और एल्स को डिस्कस किया, ठीक है। और अब हम जो है वो लेके चलेंगे हम नेस्टेड इफ़। जी, ये टॉपिक है नेस्टेड इफ़ एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, नेस्टेड इफ़ कोई अलग से स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये इफ़ ही की एक टेक्निक है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और अगर इफ़ के अंदर इफ़ को इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। अब यहाँ देखें लिखा हुआ है इफ़ देयर इज़ another structure within within if structure that is called nested if statement। अब यहाँ पर देखें एक ब्लू कलर के अंदर मैंने एक इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, उसका सेंटेंस क्या है, और उस इफ के अंदर मैंने रेड कलर से एक और इफ इस्तेमाल किया है। यानी कि अगर पहली एक्सप्रेशन ट्रू होती है, पहला इफ की कंडीशन ट्रू होती है, तो फिर वो दूसरी इफ को भी जो है कंडीशन को चेक करेगा। ओके, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो फिर क्या होता है, स्टेटमेंट ब्लॉक जो नंबर 1 है इसको क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा और करने के बाद कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। याद रखिएगा, क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 स्टेटमेंट ब्लॉक्स हैं, यानी कि एक ब्लॉक नंबर 1 है, एक ब्लॉक 2 है और एक ब्लॉक 3 है, ठीक है। ब्लॉक 1 कब एग्जीक्यूट होगा, जब पहली इफ कंडीशन जो आउटर इफ है, अच्छा याद रखिएगा, जो सबसे टॉप पे जो इफ लगाई आपने इस्तेमाल की होगी उसको हम आउटर इफ कहेंगे, और उस इफ के अंदर अगर एक और इफ इस्तेमाल किया तो उसको हम इनर इफ कहेंगे। इसी तरह से अगर इस इफ के अंदर भी जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ इसके अंदर भी कोई इफ होता तो याद रखिएगा जो इसके अंदर इफ होगा वो इनर इफ कहलाएगा। किसका, जो रेड कलर में इफ लिखा होगा ये उस इनर इफ का क्या हो जाएगा, आउटर हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर ब्लू कलर में आपने लिखा हुआ है, याद रखिएगा ये जो ब्लू कलर में इफ है ये आपका आउटर इफ है और इसके अंदर जो इफ है वो उसका इनर इफ है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा एक नेस्टेड इफ का एक जाल बन सकता है, इसको आप मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इफ एक इफ के अंदर सिर्फ एक ही इफ हो, बल्कि आप देखा जाए तो उस एक इफ के अंदर जो दूसरा इफ है और उसके अंदर भी एक और इफ हो सकता है। क्लियर।
तो इसको आप लाइक मोर देन डिफरेंट टाइम्स आप इसको जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहली इफ की कंडीशन ट्रू जाती है, कंट्रोल नीचे आएगा, यानी आउटर इफ जो है वो अगर ट्रू होता है तो अंदर आने के बाद इनर इफ को चेक करेगा। अगर इनर इफ भी क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो स्टेटमेंट जो ब्लॉक नंबर 1 है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज करें पहली कंडीशन ट्रू थी, यानी आउटर इफ ट्रू था, उसके बाद जो इनर इफ है वो फॉल्स है। अगर इनर इफ फॉल्स है तो इस इफ का जो एल्स है जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, तो फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा और स्टेटमेंट ब्लॉक नंबर 2 जो है ये एग्जीक्यूट होगा, और होने के बाद इस ब्लॉक के बाद कंट्रोल बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो ये बात जहन में रखिएगा। अगर आउटर इफ ट्रू है और अगर उसके अंदर का जो इनर इफ है वो अगर ट्रू है तो ब्लॉक 1 होगा, और अगर इनर इफ जो है फॉल्स है तो ब्लॉक 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा और ब्लॉक 3 पे बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन सपोज करें अगर पहली कंडीशन क्या है, जो पहली एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाती है और दूसरी ट्रू है, तो याद रखिएगा पहली एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो गई ना, आउटर इफ ही फॉल्स हो गया, तो वो अंदर आएगा ही नहीं, यानी कि इस इफ के अंदर नहीं आएगा, बल्कि वो इस इफ से कहाँ आ जाएगा, इस एल्स में आ जाएगा। क्लियर? यानी जो इनर इफ है अगर वो ट्रू है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहला जो आउटर इफ है वही अगर फॉल्स हो गया तो कंट्रोल डायरेक्टली उसके अपने एल्स में जाएगा, यानी कि इस जगह पे आएगा जो आपने ब्लू कलर में एल्स लिखा हुआ है, इस जगह पहुंचेगा और ब्लॉक नंबर 3 जो है स्टेटमेंट ब्लॉक, इसको वो एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल जो है बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये मैंने जो एग्जाम्पल दिए ये जस्ट लाइक एक नेस्टेड इफ के एक एग्जाम्पल है। नेस्टेड इफ कह लें, नेस्टेड कंडीशन कह लें, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि अगर आपकी पहली इफ की एक्सप्रेशन अगर ट्रू फॉल्स हो जाती है एंड आउटर इफ फॉल्स हो जाता है, तो जब वो एल्स में आए और एल्स के अंदर भी एक और इफ हो सकता है, याद रखिएगा। क्लियर? इसको भी मजीद आप एक्सपेंड कर सकते हैं। वो भी क्या है, वो भी एक नेस्टेड इफ ही की एक एग्जाम्पल होगी। ठीक है जनाब। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, यानी आउटर इफ, इनर इफ, और इसको हम नेस्टेड इफ की टेक्निक कहते हैं। कभी प्रोग्राम में अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उस केस के अंदर हम इस तरह की इफ भी लगाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने की कंडीशन होती है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत यूज़फुल है, बहुत काम इससे किया जा सकता है और किए जाते हैं। ठीक है? तो अब आप नीचे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। The if else statement can also use the test for nested condition. The following example use two conditions so that if the first test fail, we want to perform a second test before deciding what to do. ठीक है? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि होगा क्या। अब आप नोट कीजिए, यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने बनाया है एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें है क्या, इसमें आपने एक वेरिएबल जो है जो सपोज करें कि एन एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपने स्टोर किया है 91। ठीक है जनाब? वैसे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट अगर देखें तो वो ऑब्जेक्ट ये बनता है, मैं आपको इसको बाकायदा नोटपैड के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड दैट गिवन नंबर इवन और ऑड, यानी जो भी नंबर दिया गया है उसको फाइंड आउट करना है कि वो इवन है या ऑड है। एंड ऑल्सो टेल अस दैट इवन नंबर या ऑड नंबर पर इज ग्रेटर greater 10 और लेस।
ठीक है जनाब। देखिए ये बेसिक ऑब्जेक्ट है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड दैट गिवन नंबर इवन और ऑड एंड टेल ऑल्सो एंड ऑल्सो टेल अस दैट ऑड नंबर इज ग्रेटर 10 और लेस देन। ठीक है जनाब। तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने इसकी जो एग्जांपल है वो हमने बनाई है। तो देख लेते हैं। आपने एक नंबर दिया है n इक्वल टू 91, तो n के अंदर 91 है। अब यहाँ पे देखें दो एक्सप्रेशन आपने इस्तेमाल किए हैं। एक तो ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया कि n को डिवाइड किया 2 से। आपको मालूम है कि जो परसेंट का सिंबल है ये डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर आउटपुट जो आता है वो उसका रिमाइंडर आता है। अब जाहिर 91 को जब 2 से डिवाइड करेगा तो लाजमी बात है यहाँ पर एक वैल्यू बचेगी, वो होगी 1। लाजमी आप देख लीजिएगा कि जब भी ऐसे नंबर जिन जो ऑड नंबर होते हैं जब उनको डिवाइड किया जाता है वो डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होते, उसमें कोई भी ना कोई रिमाइंडर वैल्यू जो है वो रिमेन रहती है। तो यहाँ पर रिमेन वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और 1 जो है वो बराबर नहीं है 0 के। यस, कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर आपने दिया है 91, ये ऑड नंबर है। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल नीचे आएगा और आने के बाद इस सेकंड इफ को चेक करेगा। यानी आउटर इफ क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। जब आउटर कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो जब इनर लूप के अंदर इनर कंडीशन में आएगा तो ये भी कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे चेक करना है कि क्या इफ एन की वैल्यू ग्रेटर 10 है। यस, एन की वैल्यू क्या है, वो बड़ी है 10 से। आपने जो एन में नंबर दिया हुआ है वो 91 है, तो ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। तो पहली कंडीशन भी ट्रू हो गई, यानी आउटर इफ भी ट्रू हो गया और जो इनर इफ है वो भी ट्रू हो गया है। तो यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, जो ब्लॉक है ये जो फर्स्ट ब्लॉक होगा इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसमें लिखा हुआ है एन, जो भी नंबर दिया 91 और लिखा हुआ है 91 एन इज एन ऑड नंबर। ये बात बिल्कुल सही कही है कि वो ऑड नंबर है, एन ग्रेटर देन 10, और ये बात भी बता रहा है कि वो जो नंबर है वो 10 से अबव है। क्लियर। तो पहली यानी कि जो कमांड जो पहली स्टेटमेंट कह लीजिए जो एग्जीक्यूट हुई है वो उसने वो कब एग्जीक्यूट हुई है, जब उसने देख लिया कि आउटर इफ भी ट्रू है और इनर इफ भी क्या है, ट्रू है। ठीक है। और अगर फर्ज करें यहाँ 91 की जगह पे मैं दे देता यहाँ पर सिंपल सिंपल 9 दे देता। ओके। जब सिंपल 9 देता तब भी क्या होता, तब भी एन को जब डिवाइड करते 2 से, यानी कि 9 को डिवाइड करते 2 से, तो रिमाइंडर क्या आता, 1 ही आता। और 1 जो है वो बराबर नहीं है 0 के, तो पहला जो आउटर इफ है वो ट्रू हो जाता, कंडीशन ट्रू हो जाती, तो कंट्रोल नीचे आता। नीचे आने के बाद जब उसका जो इनर इफ है उसको जब चेक करता तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि इफ एन ग्रेटर 10 के है, जो कि नहीं है। एन जो है वो 9 के बराबर है, अगर 9 अपने नंबर दिया होता तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल कहाँ आएगा, इस एल्स पे आएगा। ठीक है। जब इस एल्स पे आएगा तो इस एल्स के नीचे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन एन जो है 9 जो है वो इज एन ऑड नंबर। बिल्कुल ठीक है, जो 9 नंबर है वो ऑड नंबर है, बट लेस देन 10, वो नंबर जो है 10 से छोटा है। ये बात क्लियर हो गई। तो देखें आपने ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अच्छा, अगर सपोज करें आप यहाँ पर 91 या 9 के अलावा यहाँ पे नंबर देते हैं, सपोज करें आप देते हैं 100 देते हैं। क्लियर। अब एन में 100 है सपोज करें, तो जब आप ये कंडीशन जब चेक करेगा कि 100 को जब डिवाइड 2 से करेगा तो लाजमी है 2 से 100 डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आएगी। जब 0 आ जाएगी तो 0 बराबर नहीं है 0 के, तो पहली कंडीशन जो आउटर इफ है वो क्या हो चुका है, वो फॉल्स हो चुका है। जब वो पहली कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, जबकि आप ये बात नोट करें जो अंदर की जो इनर इफ की कंडीशन है वो ट्रू है, यानी एन जो है वो ग्रेटर है 10 के, चूंकि 100 है तो 10 के ट्रू है, लेकिन वो पहली ही जो कंडीशन है यानी कि आपका जो आउटर इफ है वही फॉल्स हो चुका है, तो वो इनर इफ के अंदर आएगा ही नहीं, बल्कि वो डायरेक्टली यहां से कहा जाएगा, वो इस एल्स में आ जाएगा। ओके। कंट्रोल जो आएगा इस एल्स में आएगा, चूंकि पहली ही जो आउटर इफ है वो फॉल्स हो चुका है, तो वो अपने एल्स में आएगा और जो आपका जो ब्लॉक नंबर 3 था उसमें वो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसमें लिखा हुआ आएगा एन, यानी कि 100 इज एन इवन नंबर। तो उसने ये बता दिया आपको कि वो जो इवन नंबर है वो क्या है, वो इवन नंबर है। क्लियर हो गई बात। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें ये काम हो रहा है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसमें ये नहीं बताएगा कि जो इवन नंबर है वो 10 से अबव है या नहीं है, ये नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पे आपने ऐसी कोई कंडीशन लगाई नहीं है, यानी कि एल्स के अंदर कोई इफ नहीं है। ठीक है। तो ये काम आपने खुद करना है।
कि आपने ये भी मतलब इसमें मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में थोड़ा तब्दील थोड़ा सा उसको ऑब्जेक्ट को मैं एक्सटेंड करता हूँ कि वो काम आप खुद कीजिएगा। कि यहाँ पर ये था डेट ऑड नंबर जो है इज ग्रेटर 10 और लेस, एंड also tell us that even number uh, greater और लेस 10। तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपने इस प्रोग्राम में को चेंज करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और उसमें ये भी मालूम करेंगे, ये भी फाइंड आउट करेंगे कि जो आपका इवन नंबर है वो जो है वो लेस देन 10 से है या ग्रेटर 10 के है। तो ये काम आपने खुद करना है। इसी इफ़ के अंदर आप थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई करोगे और ये प्रोग्राम भी इंशाल्लाह बना लोगे। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ कि इस प्रोग्राम को थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करके बताता हूँ कि प्रोग्राम आप जो मैंने आपको यहाँ बताया है, यहाँ समझा दिया है, इसी को हम डेमोस्ट्रेट करके बकायदा प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं ताकि आपका ये प्रैक्टिकल भी कंफर्म हो जाए। ओके जनाब, तो आप सबसे पहले नेटबीन पे जाइए। ठीक है, नेटबीन को रन कर लीजिए और यहाँ पर फाइल पे जाइए और एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप नेक्स्ट कर लीजिए और प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। नाम देंगे आप नेस्टेड इफ कंडीशन। ठीक है जनाब, और इसको आप फिनिश कर लीजिए। तो जनाब कोड अच्छा, चाहें तो एक काम कर लीजिए, कोड को कॉपी कर लें, कोड मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आप यहाँ से इस कोड को कम्प्लीटली यहाँ से कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, और आप अपने नेटबीन के एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर जो आपका मेन मेथड है यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लें। अच्छा, जो मतलब एक्स्ट्रा कमेंट्स एरिया है उनको रिमूव कर लीजिए ताकि प्रोग्राम का फुल पेज पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को देख सकें। ठीक है जनाब, अब ये देख लीजिए आप यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर। अच्छा, एक काम कर लेते हैं हम, आपके इनपुट ले लेते हैं। इनपुट के लिए हम करते क्या हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप एक स्कैनर की क्लास इंपोर्ट कर लीजिए और यहाँ पर स्कैनर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए इनपुट के नाम से, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है जनाब, ये आपने एक स्कैनर की जो क्लास है उसकी मदद से आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इनपुट का, और ये जावा की बिल्ट इन क्लास है। अब इसको आपने इसको इंपोर्ट करना है ऊपर, तो यहाँ पर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कीजिए, तो इसकी जो लाइब्रेरी फाइल है, क्लास है, वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, उसका पैकेज लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए जावा यूटिलिटी। ये जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी जो क्लास का नाम है वो जावा डॉट यूटिलिटी है। ठीक है, उसको क्लिक कीजिए तो देख लीजिए इंपोर्ट जावा यूटिलिटी डॉट स्कैनर। चाहे तो आप खुद लिख के भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी इसको इंपोर्ट किया जा सकता है कि आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कीजिए और इसे यूज़ कर लीजिए। ठीक है जनाब। अच्छा, आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है आपने इंटीजर एन, और इस एन इक्वल 91 को इसको रिमूव कर लें क्योंकि अब आप एन इनपुट लोगे आप। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप
enter any integer number, ठीक है, and tell us even or odd, ठीक है। मैसेज इस तरह से दिया करें ताकि यूज़र इंटरफेस अच्छा लगे और जो भी यूज़र है उसको ऑपरेट कर रहा हो प्रोग्राम को तो ईजिली समझ सके। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे इनपुट कैसे लेंगे, आप सिंपल एन लिख लीजिए, एन इक्वल टू, जैसे कि जानते हैं हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ इनपुट का, तो इनपुट लिखिएगा डॉट नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर, ये आपने उसका एक मेथड आपने कॉल कर लिया, इसमें वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है, ये आपका क्या है, ये आपका आउटर इफ़ है, जिसमें आप कंडीशन चेक कर रहे हैं कि वो जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक और इफ़ आपने लिया हुआ है, ठीक है, वो एक नेस्टेड इफ़ के तौर पर, और ये मैसेज प्रिंट करवाया यहाँ पर आपने कि अगर ये एन की वैल्यू जो है ग्रेटर 10 है तो लिखा हुआ आ जाए कि एन नंबर जो है वो जो है वो ऑड है, और उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ आ जाए कि वो नंबर जो है ग्रेटर 10 है, ठीक है जनाब। उसके बाद इस एल्स को जो है ये जो इनर इफ है उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है, और ये जो मैसेज लिखा हुआ है ये आपने उस एल्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। और ये जो एल्स है ये आउटर इफ का एल्स है, ये इसके नीचे लिखिएगा ताकि हर इफ को उस सही तरह से लिखें ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आपने प्रिंट की है या क्या करना चाहते हैं आप, ठीक है जनाब, ये बात क्लियर हो गई। तो नेट बिन में ये अच्छी बात है कि जो देखते हैं आप साइड के अंदर जो वर्टिकल लाइंस आती हैं वो बाकायदा एक सीक्वेंस को शो कर रही होती है कि कौन सी चीज़ किसके साथ आपने प्रिंट की है, ठीक है। देखें ये सिस्टम के साथ जो पीछे अगर देखें गौर से देखें तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, तो पता चल रहा है कि ये सिस्टम जो है ये इस इफ़ का पार्ट है, ठीक है। ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन जो है वो ये जो आपने ब्लॉक लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट लिखी है ये इस इफ़ की अंदर लिखी गई, ठीक है। और ये जो आपने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के एन इज़ ऑड नंबर एंड ग्रेटर दैन 10, तो ये जो आपने लिखा हुआ है मैसेज जो आपने कोड लिखा है वो ये जो इनर इफ़ है उसका हिस्सा है। अब मैं यहाँ पे एक चाहूँ तो कमेंट्स के तौर पर लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये कौन सा है आपका इनर इफ़ की कंडीशन है, ठीक है। और जो ये है ये आपके पास क्या है, ये आउटर इफ़ है, ठीक है जनाब। तो इस तरह से ये एक नेस्टेड कंडीशन का जो है एक ब्लॉक आपके सामने बन गया है। ये नेस्टेड इफ़ कंडीशन की एक एग्जाम्पल है। अब इस प्रोग्राम को हम बाकायदा चला के देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, ठीक है जनाब। इसको रन कीजिए। मैंने सिर्फ सारा प्रोग्राम सेम टू सेम है जो मैंने कॉपी किया था, सिर्फ चेंज क्या किया मैंने कि ये दो लाइनें मैंने चेंज की हैं। इसकी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि जो नंबर है वो मैं इनपुट लूँ, यानी ये ना हो कि मैं एन के अंदर नंबर असाइन करूँ, जैसे कि वहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर नंबर असाइन हुआ था 91, मैं 91 असाइन नहीं करना चाहता बल्कि मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये जो है दो लाइनें लिखी ताकि जो प्रोग्राम जो चले तो आपसे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपसे एन की वैल्यू वो इनपुट ले यूज़र से, ठीक है। अब प्रोग्राम को रन करते हैं और चला के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन देखिए ज़रा। ये देखें आपके आउटपुट स्क्रीन है, इस पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर आपसे नंबर इनपुट लिया जा रहा है इस जगह के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ सपोज करें मैं नंबर देता हूँ, सपोज करें 91, ओके। याद रखिएगा 91 जो नंबर है वो एक तो ऑड नंबर है और उसके साथ साथ वो ग्रेटर देन 10 भी है, ठीक है। दोनों कंडीशन क्या होती हैं, फुलफिल होती हैं। तो इसको देखें इसका आउटपुट क्या आता है, एंटर कीजिए। देखिए लिखा हुआ है 91 इज़ एन ऑड नंबर एंड ग्रेटर देन 10, तो इसने प्रोग्राम बिल्कुल सही रन किया है, एग्जीक्यूट सही किया है हमारे प्रोग्राम के मुताबिक, ठीक है जनाब। अच्छा, इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन कीजिए और उसके बाद हम वैल्यू थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आता है। दोबारा से प्रोग्राम रन कीजिए। अच्छा, एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर जो आपसे पूछा है कि टेल अस इवन और ऑड, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर करने के लिए इसको
थोड़ा यूँ कर लीजिए, ठीक है। अब प्रोग्राम को दोबारा से आप रन कीजिए, ठीक है। देखें फिर आपसे वो इनपुट ले रहा है कि एंटर एनी इंटीजर नंबर एंड टेल अस इवन और ऑड नंबर। तो आप यहाँ नंबर दे दीजिए, सपोज करें अब मैं नंबर दे रहा हूँ 9। तो देखें अब उसका आउटपुट नंबर क्या आएगा, ये भी ऑड नंबर है लेकिन ये लेस देन क्या है, 10 है। एंटर कीजिए, देखें आउटपुट क्या आ रहा है, 9 इज एन ऑड नंबर एंड लेस देन 10। तो ये इसने आउटपुट बिल्कुल सही दिया है। अगेन एक बार और रन कीजिए प्रोग्राम को। अच्छा, अब आप नोट कीजिएगा कि आपने जो वैल्यू दी है वो 80 दीजिए। अच्छा 80 जो है याद रखिएगा कि वो यहाँ पर आप जो कंडीशन लगा रखी जो इनर इफ है उसको गौर से देखें, वहाँ पे n ग्रेटर है 10 से। तो ये लाजमी है कि हमने जो नंबर दिया वो 80 दिया हुआ है। तो जो सेकंड कंडीशन है यानी कि इनर कंडीशन है वो ट्रू है, लेकिन याद रखिएगा ट्रू है लेकिन है क्या, कि जो पहली कंडीशन है आपकी फर्स्ट कंडीशन है, जो आउटर स्टेटमेंट लगी हुई है यहाँ पर, ये पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। क्लियर, यानी जब उसने एन को डिवाइड किया 2 से, यानी कि 80 को डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचा होगा, 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचा होगा तो 0 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या 0 और राइट हैंड साइड पे क्या 0। तो यहाँ कंडीशन क्या क्या चेक किया रही कि क्या इफ 0 बराबर नहीं है 0 के, तो चूंकि ऐसा नहीं है कंडीशन फॉल्स हो गई है। पहला जो आपका आउटर इफ है वो उसकी जो एक्सप्रेशन है वो बुलियन एक्सप्रेशन फॉल्स हो चुकी है। तो कंट्रोल कहाँ आएगा, कंट्रोल नीचे एल्स में आएगा, और एल्स में आने के बाद क्या प्रिंट कर देगा कि एन यानी कि जो 80 है वो इज एन इवन नंबर। क्लियर, तो आप देखें यहाँ पे एंटर करके देखें कि आउटपुट क्या आता है, एंटर कीजिए तो क्या लिखा हुआ है, 80 इज एन इवन नंबर। ओके जनाब, तो देखें अब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चला है और बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आपके प्रोग्राम के अंदर अगर आप नोट करें तो ये एक नेस्टेड इफ़ के एग्जांपल है जो आप लगा सकते हैं और किसी वक्त भी किसी भी सिचुएशन के लिए आप इसको यूज़ किया जा सकता है। और मैंने भी आपको बताया कि आपने करना क्या है कि इस एग्जांपल को आपने चेक करना है और इसमें इसको एक्सपेंड करना है। और करना क्या है आपने, आप आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मैंने इसमें मॉडिफाई कर दिया है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड दैट गिवन नंबर इवन और ऑड एंड ऑल्सो टेल अस दैट ऑड नंबर इज ग्रेटर 10 or less, and also tell us that even number greater or less than। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक तो फुलफिल हो रही है, लेकिन ये जो इसके बाद के जो एक थोड़ा सा मैंने एक सेंटेंस ऐड किया है, इसके मुताबिक अपने प्रोग्राम को क्या करोगे, आप ऐड करोगे। इस प्रोग्राम में आपने मॉडिफाई करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्राम को चला के देखेंगे तो आपके पास ये भी आंसर आना चाहिए कि अगर इवन नंबर है तो वो ग्रेटर देन 10 है या ग्रेटर देन या लेस देन 10 है। तो ये आप प्रोग्राम खुद आप बना के बनाओगे, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, ठीक है जनाब। तो जनाब हमने जो है नेस्टेड इफ़ को भी देख लिया कि नेस्टेड इफ़ कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या है, इफ़ विद इन द इफ़ डेट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। यानी इफ़ का एक जाल बिछा हुआ हो, एक जाल आपने बनाया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन स्टेटमेंट है, वो है स्विच केस डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। तो इसको हम ज़रा देखते हैं। तो जनाब इसके बाद हम आते हैं अगली स्टेटमेंट की तरफ और वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू सॉल्व मल्टीपल ऑप्शन टाइप्स। यानी स्विच स्टेटमेंट जो है हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर क्या हो, मल्टीपल चॉइसेस हो या मल्टीपल ऑप्शन हो, यानी एक एक्सप्रेशन के ऊपर मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल ऑप्शन हो। Another condition Java statement that is used for controlling program flow is the switch statement। और इस काम के लिए जो है आप जो कंट्रोलिंग के आपके पास स्टेटमेंट है वो स्विच स्टेटमेंट है। The switch statement control program flow by executing a specific set of statement depending on the value of an expression। और जो भी आप एक्सप्रेशन देगा उसकी बुनियाद पर वो मल्टीपल जो ऑप्शन होंगे उनमें से वो चूज होगा कि क्या आपने काम करना है, ठीक है। A switch statement consists of the following components। उसके कई components हैं, कई जो switch statement है वो कई चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 द कीवर्ड स्विच, उसमें एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे स्विच और उसके अंदर आप एक एक्सप्रेशन देंगे। उसके बाद एक ऑपरेटिंग ब्रेसिस होगा
और उसके बाद वन और मोर केसेस होंगे, इसमें केस कई हो सकते हैं। यानी स्विच जो है स्टेटमेंट वो एक दफ़ा लिखेंगे, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन लिखोगी, लेकिन जो केस स्टेटमेंट है या उसका जो लेबल होगा वो मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो एक स्विच में मल्टीपल केसेस होंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट लेबल, और एक जो है डिफ़ॉल्ट लेबल होगा जो कि अदरवाइज के लिए होगा। अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट में जो चीज़ लिखी गई होगी या डिफ़ॉल्ट में जो आपने काम किया गया होगा वो काम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब कोई भी केस ट्रू नहीं होगा। ठीक है, एंड क्लोजिंग ब्रेस, और आखिर में क्या होगा, एक जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, उसको आप क्लोज कर देंगे, और इस तरह से आपने एक स्विच का ब्लॉक बनाना होगा। अच्छा, अ केस स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ केस लेबल द एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, और जो केस लेबल होगा वो उसमें उसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, और होने के बाद उस केस से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है एंड द कीवर्ड ब्रेक यूज फॉर एग्जिट द स्विच ब्लॉक। अगर आपने स्विच ब्लॉक से जिस जगह से कोई भी केस ट्रू होने के बाद आप चाहते हैं कि कंट्रोल जो है इस ब्लॉक से बाहर निकल जाए, तो वहाँ पर आप एक कीवर्ड इस्तेमाल करोगे, ब्रेक। ठीक है, तो ये आपने इस्तेमाल करना होगा, और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब ये हो कि स्विच केस जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसके अंदर तीन कीवर्ड है, एक स्विच है, एक केस है, एक डिफ़ॉल्ट है, और एक ब्रेक कीवर्ड भी है जो कि इस्तेमाल किया जाए। चार ये कीवर्ड जो लाजमी इस्तेमाल होंगे स्विच केस के अंदर। इसका सेंटेक्स क्या है, सेंटेक्स देख लेते हैं। देखें, ये इसका सेंटेक्स है कि आपने क्या लिखना है, स्विच लिखना है, स्विच कीवर्ड हो गया जावा का। अच्छा, ये स्विच कीवर्ड ज़रूरी नहीं सिर्फ ये जो कंडीशन है ये सिर्फ जावा में नहीं बल्कि पीएचपी के अंदर भी है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी है, सी शार्प के अंदर भी है, और बहुत सी लैंग्वेज के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरीके से लिखा गया थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। तो आपने स्विच लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर आप एक्सप्रेशन देंगे, और ये जो एक्सप्रेशन होगी यहाँ पे कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल कोई भी वेरिएबल होगा जो यहाँ पे आप दोगे, वो चाहे इंटीजर हो या वो चाहे करेक्टर हो या वो नंबर जो है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है। तो मैं आपको सारी एग्जांपल आपको करके बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद इस एक्सप्रेशन के मुताबिक यहाँ पे डिफरेंट केसेस होंगे। केस के बाद लेवल नंबर वन होगा, जो भी लेवल नंबर वन होगा वो लेवल वन चेक करेगा इस केस के, इस एक्सप्रेशन के मुताबिक कि वो इसके मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैच है एग्जैक्टली यानी कि जो एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाई होती है, तो इस स्टेटमेंट को क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद ब्रेक कीवर्ड से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल बाहर आ जाएगा इस पूरे स्विच ब्लॉक से। क्लियर, ये बात जहन में रखिएगा आप, ठीक है। अगर फर्स्ट लेबल ट्रू नहीं होता है ना, पहला केस ट्रू नहीं होता या पहला केस जो है वो फुलफिल नहीं होता, तो फिर वो कहाँ आएगा, वो दूसरे केस के ऊपर आएगा। और दूसरा केस अगर ट्रू हो जाता है तो फिर क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर टू जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और होने के बाद ब्रेक कीवर्ड से क्या होगा, कंट्रोल इस जगह से, इस पोजीशन से बाहर आ जाएगा, आगे फर्दर कोई काम नहीं करेगा, और इस स्विच के बाद जो भी कुछ हो रहा होगा वो उस पर फिर काम कर रहा होगा। ठीक है जनाब, तो ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर पहला केस भी ट्रू नहीं होता, दूसरा केस भी ट्रू नहीं होता, तीसरा केस भी ट्रू नहीं होता, तो फिर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट के अंदर आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शनल कीवर्ड है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, डिफ़ॉल्ट इज ऑप्शनल कीवर्ड है, अगर नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई केस ट्रू नहीं होता तो कोई काम नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आपने दे रखी है, कीवर्ड दे रखा है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, और करने के बाद कंट्रोल बाहर आ जाएगा। क्लियर जनाब। तो ये इस तरह से जो है स्विच की कंडीशन लगाई जाती है। मल्टीपल ऑप्शंस अगर आपके पास हो तो उनके लिए ये सुटेबल है, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो लेवल होगा वो एग्जैक्टली होना चाहिए, इन्हें इक्वल टू के एक्सप्रेशन पे मैच कर रहा हो, चेक कर रहा हो। इसमें हम कोई रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इतना पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली की बुनियाद पर काम होगा, यानी कि अगर वो चीज़ मैच करती है, उससे सिमिलर है, सेम है, एग्जैक्ट है, तो फिर ये जो लेवल है और केस है वो फुलफिल होगा, तो उसके बाद वो उसकी जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ये आपका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट को देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ यानी कि लेबल लगे हुए हैं या मुख्तलिफ कंडीशन लगी हुई है। पहली कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, और यहाँ आने के बाद जो है कंट्रोल आने के बाद डायरेक्ट कहाँ देखें, ब्लॉक से बाहर निकल रहा है, स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ओके, इसी तरह अगर फर्स्ट लेवल ट्रू नहीं होता है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो सेकंड कंडीशन पे आएगा नीचे लेवल के अंदर, लेवल टू के अंदर आएगा। ये कंडीशन अगर ट्रू आती है तो क्या होगा इसके बाद,
यहाँ से आगे बढ़ेगा और जो स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगा और करने के बाद कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, नीचे वो परफॉर्म करेगा। ठीक है जनाब। तो इस तरह से काम कर रहा होगा। अगर तमाम के तमाम लेवल जो है वो यानी कि फुलफिल नहीं होते, फॉल्स हो जाते हैं, वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाते, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट के अंदर आएगा और यहाँ पर जो भी काम होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और वहाँ से फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है, इसका एक मैकेनिज्म है स्विच कंडीशन को कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं या कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पर एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक स्विच की एग्जांपल है कि जनाब यहाँ पर जो है आप इनपुट लेंगे और स्विच केस को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है कि अगर वैल के अंदर क्या है, ए है, ठीक है, इसको देख लीजिए आप। एक वेरिएबल है वैल और इसके अंदर क्या लिखा लिखा हुआ आपने, ए, और इसकी टाइप क्या है वेरिएबल वैल की, कैरेक्टर। अगर इसके अंदर आपने ए स्टोर किया हुआ है तो देखें इसके मुताबिक कौन सा लेबल या कौन सा केस ट्रू होता है। नीचे आइए, आपने स्विच स्टेटमेंट लिखी है और वेरिएबल लिखा है आपने वैल, सिंपल। अब इस वैल को आप इस तरह से चेक करेगा ये स्विच ब्लॉक कि पहला जो केस है उसमें क्या है, ए। तो चेक करेगा कि वेल में क्या है। अगर वेल के अंदर ए है तो लिखा हुआ आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के अंदर ए फॉर अल्लाह। ओके जनाब। और अगर इन केस वेल के अंदर ए नहीं है बल्कि बी है, तो फिर क्या होगा, स्विच वेल के मुताबिक कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला केस फुलफिल नहीं हो रहा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, दूसरे केस पे आएगा। अब दूसरा केस क्या हो रहा है, वो ट्रू हो रहा है, इसमें बी मौजूद है और वेल के अंदर भी बी है अगर सपोज करें, तो लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन बी फॉर बिस्मिल्लाह। ओके जनाब। इसी तरह से कंट्रोल फिर नीचे आएगा और फिर ब्रेक से क्या हो जाएगा, कंट्रोल जो है वो इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा और कंट्रोल जो है वो स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से अगर फर्स्ट करें कि वेल के अंदर जो है हम रखते हैं सी रख लेते हैं, तो क्या होगा, स्विच ब्लॉक स्टार्ट होगा, पहला केस को चेक करेगा, पहला केस फुलफिल नहीं हो रहा, उसके बाद वो दूसरे केस पे आएगा, दूसरा केस भी फुलफिल नहीं हो रहा, उसके बाद वो तीसरे केस पे आएगा, तीसरा केस क्या हो गया, फुलफिल हो गया, ये लेवल परफेक्ट है। तो इसके बाद क्या होगा, जो स्टेटमेंट लिखी गई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन सी फॉर कैप्टन, इसे प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद ब्रेक कीवर्ड से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ओके जनाब। इसी तरह से अगर सपोज करें यहाँ पे वेल के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर दे दीजिए जो कि इस पूरे केस में मौजूद ना हो, जस्ट लाइक आप यहाँ पे कोई एन दे दें या पी दे दें, कोई भी ऐसा कैरेक्टर दे दें जो कि आप इस केस में नहीं लगाया हुआ है, तो फिर क्या होगा, होगा ये कि फिर वो तमाम केसेस को चेक करेगा, कोई भी केस फुलफिल नहीं हो रहा, तो फिर जो सबसे लास्ट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट है और उसमें लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन अननोन वैल्यू, तो लिखा हुआ आएगा अननोन वैल्यू। ओके जनाब। तो ये इस तरह से जो है ये स्विच ब्लॉक जो है काम करता है, इसका कंट्रोल इस तरह से वर्क करता है। इस प्रोग्राम को ज़रा बना के देखते हैं और इसको हम चला के डेमोस्ट्रेट करके भी देखते हैं। और ये जो एग्जांपल है ये मैंने करेक्टर के ऊपर फ़िलहाल बनाई है, इसको हम डिफरेंट और तरीक़ों से भी बना के या चला के देख सकते हैं। तो आपने करना क्या है, इस पूरे इसको कॉपी कर लीजिए फ़िलहाल। अच्छा, मैं कॉपी सिर्फ यहाँ तक कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा तो ये कॉपीराइट और ये हेडिंग भी कॉपी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ सिंपल यहाँ तक केस डी तक मैंने कॉपी किया, बाकी जो है मैं वहाँ पर खुद ही टाइप कर लूँगा मैनुअली। कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, नेट बीन पे जाइए। अच्छा, यहाँ पर एक काम करें, जो प्रीवियस प्रोग्राम खुला हुआ है इसको आप क्लोज प्रोजेक्ट कर दीजिए, क्लोज ऑल प्रोजेक्ट्स, तमाम फाइलें क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद फाइल पे जाइए और फिर न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप नया नाम दे दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए आप स्विच स्विच स्टेटमेंट। ठीक है जनाब। और इस पे आप फिनिश कर लीजिए आप, और यहाँ पर आप यहाँ पर आप कॉपी कर लें कंट्रोल वी से। ठीक है जनाब। वो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, थोड़ा उसको बेहतर कर लीजिए ताकि आपको सही नज़र आए, और जो आपके पास एक्स्ट्रा कमेंट्स एरिया है उनको रिमूव कर लें जैसा कि आपकी प्रैक्टिस रही है।
अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिएगा आप कि आपने करना क्या है कि चूंकि इस केस के नीचे आपने डिफ़ॉल्ट भी लिखना था आपको, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट लिख लीजिए आप, और डिफ़ॉल्ट के अंदर आप लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन अननोन। ठीक है जनाब, तो ये मैसेज आपने प्रिंट कर लिया है। अब यहाँ पर आपने प्रोग्राम बिल्कुल सही लिख लिया आपने। अब सिर्फ इशू ये आ रहा है कि ब्रैकेट इसका, देखें ये ब्रैकेट जो है ये जो ब्रैकेट है ये मेन मेथड का ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, तो ये क्लास का ब्रैकेट एक ये है, तो फिर एक स्विच का ब्रैकेट यहाँ मिस हो रहा है, उसको सही कर लीजिए। तो यहाँ पर एक स्विच का ब्रैकेट होना चाहिए, स्विच का कर्ली ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे कर लीजिए। अब आप देखें ब्रैकेट के अतबार से आपके पास अब बिल्कुल सही है कि ये इसका ब्रैकेट हो गया, ये इसका है, और ये जो है ये क्लास का ब्रैकेट है। बिल्कुल आप सही प्रोग्राम में लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि वेल के आगे जो आपने कैरेक्टर दिया हुआ है, ये जो सिंगल कोटेशन है, ये इसको सही मैंने वहाँ से कॉपी किया है, तो कैरेक्टर जो है थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। जो सिंगल कोटेशन है वो इस तरह से लिखना है आपने, ठीक है, ऐसे लिखेंगे सिंगल कोटेशन। ठीक है, अब सही हो गया। यहाँ पर इसको भी सही कर लीजिए आप, सिंगल कोटेशन, चूंकि वहाँ पर जो है सिंगल कोटेशन का कैरेक्टर जो थोड़ा दूसरे अंदाज से आ रहा था, तो उसको ऐसे कर लीजिएगा आप, ठीक है। ओके जनाब, तो अब ये प्रोग्राम में देखें कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है आपका। अब यहाँ पर अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो फिलहाल जो भी आपको आउटपुट आएगा वो आएगा ए फॉर अल्लाह। इसको एग्जीक्यूट कीजिए, ज़रा रन कीजिए, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ए फॉर अल्लाह। ठीक है जनाब, ये आपका आउटपुट है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसको प्रोग्राम को दोबारा रन करें। उस रन करने से पहले काम कर लीजिए, अब ए की जगह पे यहाँ पे स्टोर कर दीजिए बी। तो देखें अब आउटपुट क्या आता है, बी फोर बिस्मिल्लाह। ठीक है, चूंकि सेकंड केस ट्रू हो गया है तो लिखा हुआ है बी फोर बिस्मिल्लाह। प्रोग्राम को दोबारा से रन कीजिए अगेन। अब क्या आप दे दीजिए, सपोज करें सी दे दीजिए आप, सॉरी यहाँ सी दे दीजिए, पहले सी स्टोर कर दीजिए, उसके बाद आप रन कीजिए तो लिखा हुआ आएगा सी फोर कैप्टन। देखिए लिखा हुआ है सी फोर कैप्टन। ओके जनाब, तो ये आपका क्या है, स्विच ब्लॉक है, स्विच केस है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है। और इस तरह से आप स्विच कंडीशन जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है जनाब, अ, इसमें अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर इन केस यहाँ पर आप देते हैं बी, ठीक है जनाब, अच्छा बी दे रहे हैं आप स्मॉल केस के अंदर, और अब अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिए चूंकि बी आपने यहाँ पे लेबल में दे रखा है, लेकिन बी जो दे रखा है वो आपने कैपिटल बी दे रखा है आपने। ठीक है जनाब, तो रन करेंगे तो होगा क्या कि चूंकि कोई भी केस ट्रू नहीं हो रहा तो लिखा हुआ आएगा अननोन कैरेक्टर, हालांकि आपने बी दिया हुआ, लेकिन बी क्या चीज़ है वो स्मॉल में दिया हुआ आपने, और जबकि जो लेबल दिया हुआ है वो आपने कैपिटल में दिया हुआ। तो इस वजह से ये जो सेकंड केस है वो ट्रू नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी केस ट्रू नहीं हो पाएगा, तो लिखा हुआ आएगा अननोन कैरेक्टर। चेक कर लीजिए आप। ठीक है, देख लीजिए आप आउटपुट में अननोन करेक्टर लिखा हुआ आपको मिल रहा है। ओके जनाब, इसका हल ये है कि आप यहाँ पर एक काम और कीजिए, यहाँ पर एक केस और लगा लीजिए इसी के अंदर, और कह सकते हैं यहाँ पर स्मॉल सी। तो इससे क्या होगा कि आपने ये कह रखा है कि अगर सी मैं स्मॉल में दूं, यानी स्मॉल लेटर में दूं या कैपिटल लेटर में दूं, दोनों सूरतों में उसने क्या कहना है, सी फोर कैप्टन कहना है। तो अब अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो गौर से देखें, यहाँ लिखा हुआ है अननोन कैरेक्टर, इसको सॉरी सी में करके देखें या बी के अंदर भी करके देख लीजिए, केस स्मॉल बी दे दिया आपने। ठीक है, अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए, देखें लिखा हुआ आ रहा है बी फोर बिस्मिल्लाह। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे सी लिखता हूँ, स्मॉल में लिखूँ या कैपिटल में लिखूँ, दोनों सूरतों में वो कंडीशन जो है लेवल जो है फुलफिल हो जाएगा, और आपका आउटपुट जो आएगा वो लिखा हुआ आएगा सी फोर कैप्टन। देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है सी फोर कैप्टन। ओके, लेकिन अगर मैं ए स्मॉल लेटर में देता हूँ तो ए फॉर अल्लाह लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने केस के अंदर जो है वो सिंपल एक ही लेबल चेक हो रहा है यहाँ पर कि कैपिटल ए में दूंगा तो लिखा हुआ आएगा ए फॉर अल्लाह। अब रन करके देख लीजिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अननोन करेक्टर। ओके, तो फिर आप इधर भी अगर चाहते हैं कि दोनों केस दोनों सूरतों में आप चेक कर सकें तो इधर भी लिख सकते हैं आप
केस स्मॉल ए में दे दीजिए आप। और अब आप प्रोग्राम को रन करें तो अब आप सिवाय डी के, चूँकि डी में आपने सिर्फ कैपिटल डी ही दिया हुआ है, तो डी फॉर डोनर जो डोनर जो है वो लिखा हुआ आएगा। जो भी आपका डोनर है वो डी कैपिटल देंगे तो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह और सी फॉर कैपिटल के अंदर आप चाहे स्मॉल में दें, स्मॉल लेटर में दें या कैपिटल लेटर में दें, दोनों सूरतों में वो ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी और आपका आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आएगा। चेक कर लीजिए आप। ठीक है, जहाँ ए फॉर अल्लाह लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं ए की जगह पे मैं कैपिटल बी दे देता हूँ तब भी देखें आउटपुट आ रहा है, बी फॉर बिस्मिल्लाह। या मैं स्मॉल बी देता हूँ, ठीक है, तब भी आप रन कीजिए, आपका आउटपुट क्या आ रहा है, बी फॉर बिस्मिल्लाह। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देता हूँ स्मॉल डी, तो अब जो है डी के हिसाब से आपने जो केस लगा रखा है वो ये लगा रखा है कि डी फॉर डोनर लिखा हुआ आना चाहिए, जो भी आपका डोनर है। लेकिन लेकिन चूंकि डी आपने कैपिटल में दिया हुआ है और आप इनपुट जो दे रहे हो, जो असाइन कर रहे हो वो स्मॉल डी में दे रहा हो, तो इसलिए ये आउटपुट नहीं आ पाएगा और लिखा हुआ आएगा अननोन कैरेक्टर। ठीक है जनाब, तो ये आपका एक स्विच केस का एक कॉन्सेप्ट था, एग्जाम्पल थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इसको आपने देख लिया है और ये एग्जाम्पल मैंने करवा दी है। अब आप एक काम कीजिएगा, इसी एग्जाम्पल को डिफरेंट डेटा टाइप के हवाले से आप करके देखें। जस्ट लाइक नंबर दे के देखें कि नंबर अगर मुझे देना है 1 2 3 4, तो उसमें आप कैसे काम करोगे। या अगर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, जस्ट लाइक मैं कोई नाम देना चाहता हूँ कि अगर इमरान नून लिखा हुआ आ जाए, हेलो इमरान लिखा हुआ आ जाए, यानी स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा को देखना यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये काम आपने खुद करके देखना है। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे, और कंडीशनल ऑपरेटर और उसको हमने देखना है, और उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा और फिर जो इसके एक्सरसाइज है मैं आपको उसके बाद दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।